नमस्कार। मैं डॉक्टर सुधीर शर्मा, कल्याण महाविद्यालय भिलाई से, और आज मैं खड़ी बोली, उद्भव, परिचय और उसकी विशेषताओं पर बातचीत के लिए आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। सबसे पहले हम देखते हैं कि आखिर खड़ी बोली का जन्म कहाँ से हुआ। ये पश्चिमी हिंदी की बोलियों के अंतर्गत 5 प्रमुख बोलियां आती हैं। खड़ी बोली, बांगरू अर्थात हरियाणवी, ब्रजभाषा, कन्नौजी और बुंदेली। इसकी सबसे प्रमुख बोली है खड़ी बोली। और आज जो हम हिंदी का मानक रूप देखते हैं, उसका जन्म ही खड़ी बोली से हुआ है। खड़ी बोली से मानक हिंदी का विकास हुआ है। भारतीय संस्कृति और सभ्यता का केंद्र बिंदु है। सौरसेनी या भ्रंश से ही कालांतर में खड़ी बोली का विकास मानते हैं। उसी से उत्पत्ति खड़ी बोली की हुई है। खड़ी बोली, आखिर खड़ी मतलब क्या? खड़ी बोली का नामकरण कैसे हुआ? खड़ी का आशय खरी से है। खरी खरी बोलना, खरी खरी बातचीत करना, शुद्ध, ठेठ। इस प्रकार के बहुत सारे नाम खड़ी बोली के हुए हैं। सौरसेनी या भ्रंश का जो उत्तर रूप था, उससे विकसित खड़ी बोली के जो विभिन्न नाम मिलते हैं, उस पर हम विचार करते हैं। क्योंकि आपसे पूछा जा सकता है कि खड़ी बोली का नामकरण कैसे हुआ और उसके क्या क्या समानार्थी नाम हैं। तो पहला तो हमने कहा खरी अर्थात शुद्ध, और दूसरा जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने इसे वर्नाकुलर हिंदुस्तानी कहा। सुनीति कुमार चटर्जी, एक भाषा वैज्ञानिक हमारे बहुत ही प्रसिद्ध हुए, उन्होंने इसे जनपदी हिंदुस्तानी कहा। अपने नाम के अनुरूप ये स्टैंडर्ड हिंदी भी कहलाई। इसे नागरी भी कहा गया और ठेठ भाषा भी कहा गया। कहीं कहीं आपको कौरवी भी दिखाई देगा, लेकिन ऐसा माना जाता है कि कौरवी खड़ी बोली की एक उपबोली भी है। तो खड़ी बोली में सबसे पहले आखिर इस शब्द का प्रयोग किसने किया? ऐसा माना जाता है, ऐसा कहा जाता है कि 1600 में लल्लू लाल ने प्रेम सागर की रचना की, जो खड़ी बोली का सबसे पहला प्रमुख ग्रंथ है, और उसमें उन्होंने इसका प्रयोग किया। अब हम देखते हैं कि खड़ी बोली के कितने रूप हैं। हम परिचय में देखते हैं कि खड़ी बोली का क्या परिचय है और कितने रूप हैं। 3 कालों में इसका विभाजन किया गया। पहला आदिकाल, जो 1000 से 1500 ईस्वी तक, मध्यकाल जो 1500 से 1800 ईस्वी तक, आधुनिक काल जो 1800 से अब तक ईस्वी तक। आदिकाल जो 1000 से 1500 ईस्वी तक, इसमें उत्कृष्ट साहित्य की स्थापना हुई। बड़े से बड़े कवि इसमें हुए, जिन प्रमुख साहित्यकारों
ने आदिकाल में खड़ी बोली में लेखन प्रारंभ किया और लिखा। उसमें गोरखनाथ, अमीर खुसरो, रामानंद, कबीर, रैदास और नामदेव, इतने बड़े बड़े साहित्यकारों ने खड़ी बोली का प्रयोग किया और समृद्ध किया। अमीर खुसरो की आज तक उनके जो गीत चलते हैं वो खड़ी बोली में है, और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 1500 में भी खड़ी बोली कितनी समृद्ध और विकसित थी। मध्यकाल में देखें तो 1500 से 1800 के बीच लल्लू लाल जैसे बड़े रचनाकार यहाँ उपस्थित होते हैं, और जो 1500 से 1800 का काल था भारत का, मुग़लों का काल था, और कई विद्वान मानते हैं कि मुग़ल काल में ही खड़ी बोली ठीक ठीक ढंग से अस्तित्व आई, और उसका एक रूप उर्दू भी था, इसलिए इसे हिंदुस्तानी भी कहा गया। और अरबी फारसी शब्दों के साथ मिलकर खड़ी बोली ने एक बड़ा काम किया। लेकिन ग्रियर्सन कहते हैं कि नहीं, खड़ी बोली तो अंग्रेज़ों की देन है। ऐसा इसलिए भी कहते हैं वो कि पूरा केंद्र जो है राजनीति का, प्रशासन का, अंग्रेज़ों के समय दिल्ली और उसके पास केंद्रित होते गया, और खड़ी बोली के विकास में उन्होंने भी अपना योगदान दिया। बहरहाल 1500 से 1800 के बीच लल्लू लाल और सदल मिश्र जैसे लेखकों ने, उनके साथ और बहुत सारे लेखकों ने खड़ी बोली को इतना समृद्ध कर दिया कि खड़ी बोली साहित्य की और कामकाज की भाषा बन गई। लेकिन खड़ी बोली के, इस आधुनिक खड़ी बोली के जन्मदाता, उसके प्रवर्तक, उसके विकास के पुरुष कौन थे, तो आपके समक्ष एक ही नाम आएगा, वो है भारतेंदु का। तो आधुनिक काल में 1800 से अब तक भारतेंदु, स्वामी दयानंद सरस्वती, महावीर प्रसाद द्विवेदी, बालकृष्ण भट्ट आदि से लेकर अनेक साहित्यकार, अब तो सैकड़ों हजारों की संख्या में हैं, और अब तो खड़ी बोली के एक रूप में भी है, और उसका जो विकसित रूप है वो मानक हिंदी के रूप में हमारे समक्ष उपस्थित है। तो आधुनिक काल में तेज़ी से विकास हुआ। कामकाज की भाषा, व्यापार की भाषा, अन्य प्रयोजन मूलक क्षेत्रों की भाषा खड़ी बोली बन गई, और खड़ी बोली ने पूरे भारत में मानक हिंदी का दर्जा प्राप्त कर लिया। और न केवल भारत में बल्कि दुनिया के अनेक देशों में जहाँ जहाँ हिंदी बोली पढ़ाई जाती है, खड़ी बोली के मानक रूप में ही बातचीत की जाती है। परिचय में एक चीज़ और पूछा जाएगा कि आखिर खड़ी बोली का प्रयोग क्षेत्र कौन कौन सा था। तो उस समय जब खड़ी बोली थी 1500 से 1000 से 1800 के बीच, या उसके बाद जब तक कि पूरे देश में इसका विकास नहीं हुआ आज़ादी के आंदोलन में, तो प्रयोग क्षेत्र था इसका रामपुर, मेरठ, मुरादाबाद, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, देहरादून, अम्बाला, दिल्ली, पटियाला रियासत आदि। अर्थात उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा के आसपास का क्षेत्र खड़ी बोली का भूगोल था, जो बढ़कर अब दुनिया के भूगोल में समाहित हो गया है। खड़ी बोली से ही राष्ट्रभाषा हिंदी का जन्म हुआ। संपूर्ण भारत, खासकर उत्तर मध्य भारत में खड़ी बोली के मानक रूप का प्रयोग होता है, और पूरे भारत में संपर्क भाषा के रूप में, और विदेशों में भी संपर्क भाषा के रूप में, तकनीक क्षेत्र की भाषा के रूप में, इंटरनेट की भाषा के रूप में आज खड़ी बोली के मानक रूप का प्रयोग हो रहा है। अब हमसे पूछा जाएगा कि खड़ी बोली की विशेषताएं क्या हैं।
जब भी हम किसी भाषा के परिचय और उसके उद्भव के बाद विशेषताओं की बात करते हैं तो दो प्रकार की विशेषताएं हमें दिखाई देती है। एक भाषिक और व्याकरणिक विशेषताएं और दूसरी उसकी साहित्यिक विशेषताएं। साहित्य के रूप में खड़ी बोली मानक हिंदी के रूप में आ गई, लेकिन बोली के रूप में भी उसका चलन बरकरार रहा और उस क्षेत्र की जहाँ वो बोली जाती थी वहाँ की मातृभाषा के रूप में भी उपस्थित है। खड़ी बोली की हम कुछ विशेषताओं पर ध्यान देते हैं। पहली विशेषता तो ये है कि खड़ी बोली आकारांत प्रधान भाषा, अर्थात क्रियारूप या अन्य कुछ शब्दों का जो रूप है वो आकारांत में ही खत्म होता है, जैसे आया, खाया, पिया, पतला, मोटा, ये विशेषता है उसकी। दूसरी विशेषता है उसके परसर्ग। पुराने परसर्ग जो दूसरी उस समय की भाषा में थे उसमें बदलाव आया अपभ्रंश से, और खड़ी बोली में आते आते परसर्ग ने, को, से, ते, का, के, की, में, पे, पर। अब कहेंगे ते और में मानक पे मानक में नहीं है, ते और पे, तो ये खड़ी बोली में है। तीसरी विशेषता है कि वर्णमाला में दो शब्द आए, अड़ा और अढ़ा, और अड़ा और अढ़ा शब्दों की विशेषता ये है कि इन शब्दों से कोई प्रारंभ होकर शब्द नहीं बनता। कोई ऐसा शब्द नहीं मिलेगा जो अड़ा और अढ़ा से बने। चौथी विशेषता है कि खड़ी बोली में अरबी फारसी के 5 नुक्ता वाले वर्ण शामिल हो गए और सैकड़ों की संख्या में अरबी फारसी के शब्द शामिल हुए। तो वर्णमाला में भी नुक्ता वाले शब्द ख, ख, ग, ज, इस प्रकार के शब्द आ गए। कुछ खड़ी बोली के प्राचीन रूप में र, ल और अड़ा का ध्वनि परिवर्तन भी हो जाता है। र का ल में, ल का र में, अड़ा का अड़ा में, ऐसे भी बोलचाल में दिखाई देता है। इसकी जो साहित्यिक विशेषता है वो ये है कि पद्य भाषा से, पद्य रूप से गद्य का विकास हुआ और हिंदी गद्य का विकास मानक हिंदी में हुआ, अर्थात खड़ी बोली में हुआ। और भारतेंदु से पहले शुरुआत होती, लेकिन भारतेंदु ने गद्य भाषा के विकास की जवाबदारी ली और उस समय भारतेंदु, बालकृष्ण भट्ट जैसे लोगों ने न केवल खड़ी बोली का विकसित साहित्यिक रूप प्रस्तुत किया बल्कि व्याकरण पर भी लगातार काम किए। कामता प्रसाद गुरु और महावीर प्रसाद द्विवेदी, पंडित माधवराव सप्रे जैसे अनेक लोगों ने। इसका साहित्यिक रूप अलग है, एक इसकी साहित्यिक विशेषता है। एक विशेषता और है कि बाद में इसमें अंग्रेजी के शब्दों का भी और 1-2 वर्णों का भी प्रवेश हो गया। जैसे डॉक्टर तो आ के ऊपर चंद्र और अ के ऊपर चंद्र वाले पैन जैसे शब्द, ऐसे वर्ण भी इसमें समाहित हो गए। तो हम ये देखते हैं कि जो लल्लू लाल जी, सदल मिश्र जी, इंसाला खां जी, मुंशी सदा सुखलाल जी ने जिस खड़ी बोली का विकास किया वो खड़ी बोली 18वीं और 19वीं शताब्दी में एक समृद्ध और एक विश्व भाषा का दर्जा प्राप्त कर ली और उसका नाम, उसके साहित्यिक रूप, उसके मानक रूप का नाम हिंदी हो गया और एक अलग ही अद्भुत ही गद्य शैली का विकास हुआ। देवनागरी
इसकी लिपि है और तत्सम और तद्भव दोनों शब्दों का रूप इस पे चलता है। इस तरह खड़ी बोली की विशेषताओं, उसके परिचय, उसके नामकरण और विकास से आप परिचित हुए। और खड़ी बोली मानक हिंदी के रूप में जो प्रचलित है उसमें और अधिक विकास की संभावनाएं हैं, क्योंकि इस रूप में, इस खड़ी बोली के रूप के निर्माण में स्वतंत्रता है, स्वायत्तता है, आज़ादी है, शब्दों की आवाजाही है, व्याकरणिक रूपों में परिवर्तन की संभावना है, नए नए तकनीकी और पारिभाषिक शब्दों का निर्माण हो रहा है और दुनिया के सभी क्षेत्रों में जो भाषा का रूप है, कामकाज का रूप है, उसमें शब्द गढ़ने की खड़ी बोली में ताकत है। इसलिए खड़ी बोली आज एक समृद्ध भाषा है। बहुत बहुत धन्यवाद।